गुड आफ्टरनून आप सभी को। तो हम लोग क्लास 12th के क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए थे और पिछले लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स के बारे में पढ़े थे। तो मैट्रिक्स में हम लोग जहाँ तक पढ़ लिए थे उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले हम एक बात फिर से देख लेते हैं कि पिछला लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। उसको एक बार हम लोग क्या करेंगे, रिव्यू कर लेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तो पिछला लेक्चर में हम लोग जो चीज़ पढ़ चुके थे उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं और उसके बाद आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए पिछला लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स के बारे में पढ़े थे और मैट्रिक्स में क्या पढ़े थे, मैट्रिक्स जिसको कहा जाता है क्या चीज़, आव्यूह। जिसको क्या कहा जाएगा, आव्यूह। हिंदी में क्या कहा जाएगा, आव्यूह। तो इसमें हम लोग पहला पढ़े थे कोटि। कोटि क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्डर। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ऑर्डर। दूसरा बात हम लोग पढ़े थे कि इसमें अवयव होता है। तो अवयव का हम लोग नाम के बारे में पढ़ लिए थे कि नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, किस लेटर से लिखते हैं, किस अक्षर से लिखते हैं, उसके बारे में पढ़ लिए। तीसरा हम लोग पढ़े रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। अब रो और कॉलम में हम लोग क्या पढ़े थे, तो कॉलम को क्या कहा जाता है हिंदी में, स्तंभ, और रो को क्या बोला जाता है, पंक्ति। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। और यहाँ हिंदी नाम एकदम ध्यान में याद रखिएगा कि रो को क्या कहा जाता है, पंक्ति कहा जाता है, और कॉलम को क्या कहा जाता है, स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि इसी का यूज आगे आपको क्वेश्चंस में होने वाले हैं। ठीक, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लिए थे कि जैसे आपके पास एक आव्यूह ए दिया हुआ है, कुछ भी मान इसका हो सकता है, और दूसरा आव्यूह बी दिया हुआ है, इसमें भी कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग पढ़े थे क्या क्या चीज़, तो a प्लस बी का मान कैसे निकाला जाता है, a माइनस बी का मान कैसे निकाला जाता है, 2a प्लस 2b का मान कैसे निकालेंगे, 2a माइनस 3b का मान कैसे निकाला जाएगा, a माइनस 2b का मान कैसे निकालेंगे, 2a प्लस b का मान कैसे निकालेंगे, 3a माइनस b का मान कैसे निकालेंगे। ये सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो इसके बारे में आप सभी को क्लियर है, नहीं क्लियर होगा तो पिछला लेक्चर को देखिएगा, आप आराम से समझ सकते हैं। और एकदम ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एकदम इम्पोर्टेंट है। और किस टाइप का क्वेश्चन होगा, तो ऑब्जेक्टिव भी होगा ऐसा, और साथ में शॉर्ट क्वेश्चन भी होगा। मतलब 1 नंबर वाला क्वेश्चंस भी होगा और 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी होगा, एकदम ध्यान में रखना है। चलिए आगे करते हैं हम लोग। अब आगे देखिए हम लोग का क्या चीज़ आएगा। अब देखिए हमारे पास क्या है कि मैट्रिक्स का टाइप होता है, बहुत सारा प्रकार का मैट्रिक्स होता है। तो उसी में से कुछ मैट्रिक्स है जो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसका यूज आगे क्वेश्चंस में होता रहेगा। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे हमारे पास पहला आता है कौन सा, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। हिंदी में बोला जाता है किसको, इसको क्या बोला जाएगा, वर्ग आव्यूह। हिंदी में क्या कहा जाएगा, वर्ग आव्यूह। हिंदी में क्या कहा जाएगा, वर्ग आव्यूह। ठीक है, अब देखिए नाम में ही देखिए वर्ग लिखा हुआ है, और वर्ग के बारे में आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, बराबर होता है। मतलब चारों भुजा उसका बराबर हो जाएगा, लंबाई नापिए चौड़ाई नापिए सब बराबर हो जाएगा। तो उसी तरह से हमारे पास ये मैट्रिक्स है ना, तो मैट्रिक्स में क्या होता है, तो मैट्रिक्स में सर रो होता है और कॉलम होता है।
यानी पंक्ति होता है और स्तंभ होता है। तो ये वर्ग है, वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह का मतलब क्या हो गया कि उसमें रो और कॉलम आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर होगा तभी उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स हम ले लिए ए, एक आव्यूह 1 2 3 4। तो इसमें बोलेंगे बताइए पंक्ति की संख्या कितना होगा, कितना पंक्ति है, पंक्ति की संख्या। पंक्ति की संख्या मतलब रो की संख्या, नंबर ऑफ रो, ये आपको बताना है। दूसरा बोलेंगे स्तंभ की संख्या। स्तंभ की संख्या का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम की संख्या। तो देखिए रो कैसे गिनती करते हैं, तो इस तरह से 1 2, तो 2 ठो रो है, 2 ठो पंक्ति है। स्तंभ कैसे गिनती करते हैं, ऐसे 1 2 सर 2 ठो है, तो दोनों देखिए आपस में बराबर है। अगर बराबर है तो इसी को हम क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह बोलेंगे। यानी हमारे पास ये जो हुआ ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, कैसा आव्यूह हो गया, वर्ग आव्यूह हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इस मैट्रिक्स से रिलेटेड एक दो बात और, क्या चीज, तो देखिए ध्यान से। अगर हम बोलेंगे ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एक वर्ग आव्यूह है, ठीक। तो इसका ऑर्डर लिखना होगा, इसका कोटि लिखना होगा। तो कोटि कैसे लिखेंगे, तो देखिए जनरली हम लोग, सामान्यतः जनरली जो ऑर्डर हम लोग लिखते हैं, ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्या हो गया, कोटि। कोटि कैसे लिखा जाता है, m गुना में n, ऐसे करके लिखा जाता है, m गुना में n। जहां पे m आपका क्या होता है, द नंबर ऑफ रो, यानी पंक्ति की संख्या, ठीक। और n आपका क्या होता है, द नंबर ऑफ कॉलम, यानी स्तंभ की संख्या, ठीक है। यानी पहले किसको लिखते हैं, पंक्ति की संख्या, और उसके बाद किसको लिखते हैं, स्तंभ की संख्या को, ठीक। तो अब बोला गया स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में दोनों बराबर ही है ना। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए तो m बराबर n हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, m और n क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम अगर ऑर्डर का बात करेंगे, अगर हम बोलेंगे बताइए ऑर्डर, यानी इसका कोटि, कोटि क्या होगा, कैसे लिखेंगे, तो या तो हम m गुना m लिख सकते हैं या फिर n गुना n लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, m और n बराबर है। तो m के जगह n लिखिए या n के जगह m लिखिए, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक। और इसी के बदले, इसी के बदले देखिए, इसी के बदले हम एक और तरीका से लिख सकते हैं, ठीक है। इसी के बदले हम एक और तरीका से लिख सकते हैं। और कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए ध्यान से, ये जो आपका ऑर्डर है इसको हम डायरेक्ट या तो m लिख देंगे या फिर n लिख देंगे, ठीक है। जैसे हम अगर पूछेंगे, बोलेंगे क्वेश्चन अगर बोल दिए कि a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, ए एक m कोटि की वर्ग आव्यूह है,
वर्ग आव्यूह है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, तो इसका मतलब हम क्या बता सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर होगा हमारे पास, इसको हम m गुना में m पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ m लिखा हुआ है, m ऑर्डर का, सिर्फ m लिखने का मतलब हो गया m गुना m, मतलब उसमें पंक्ति की संख्या भी m है और स्तंभ की संख्या भी m है, दोनों m है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे बोल देंगे a एक 3 कोटि की वर्ग आव्यूह है, तो इसका मतलब उसमें 3 रो होगा, 3 कॉलम होगा। ए एक 4 कोटि की वर्ग आव्यूह है, तो 4 रो होगा, 4 कॉलम होगा। ये एकदम ध्यान में रखना है, इसी से आपको क्वेश्चन आगे यूज होगा। ठीक, तो इतना समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको अच्छा से ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, आगे इसका क्वेश्चन में यूज होगा। चलिए अब नेक्स्ट बात आते हैं। तो वर्ग आव्यूह समझ गए, वर्ग आव्यूह हो गया हम लोग का, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब आ जाते हैं आगे। तो आगे देखिए, अब अगला जो है आता है डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स, जिसको कहा जाता है विकर्ण आव्यूह। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। तो देखिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग एक चतुर्भुज बना दिए, ये चाहे वर्ग बनाइए, आयत बनाइए, समचतुर्भुज, विषम, कोई भी चतुर्भुज आप बनाइए। ठीक, तो विकर्ण किसको बोलते हैं, तो अंदर वाला जो ये दोनों कॉर्नर होगा, इसको मिलाने पर ये जो आपका हुआ, इसी को ना विकर्ण बोलेंगे। या फिर इसको भी हम बोल देते हैं, इसको भी बोलते हैं, दोनों को विकर्ण बोलते हैं हम लोग, ये बोलते हैं। लेकिन यहां पर आपको दोनों को सेम नहीं बोला जाएगा। ठीक, हमेशा लेफ्ट साइड से राइट साइड जाना, यानी ऊपर में लेफ्ट साइड से राइट साइड नीचे जाना, ये वाला, इसको बोला जाएगा विकर्ण। ठीक है, ये चतुर्भुज का बात नहीं, ये मैट्रिक्स का बात है। और ये दूसरा जो आएगा, इसको बोला जाता है प्रतिविकर्ण। इसको क्या बोलेंगे, प्रतिविकर्ण। यानी विकर्ण हो गया आपको डायगोनल और प्रतिविकर्ण हो गया एंटी डायगोनल। ठीक है, तो यही चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो आएगा यहाँ पर विकर्ण और प्रतिविकर्ण। तो हमको विकर्ण वाला चाहिए। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, 1 2 3 4, ये ले लिए। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या है, इसमें देखिए ये वाला जो कहलाएगा ऐसे करके कोना कोनी, ये वाला, ये आपके पास क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। ठीक है, और ये कोना जो होगा, इस कोना को हम क्या बोलेंगे, एंटी विकर्ण बोलेंगे या एंटी डायगोनल बोलेंगे, प्रति विकर्ण बोलेंगे। ठीक, तो हमारे पास ये ध्यान में रखना है। अब इसी का देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, b बराबर 1 2 3 4 5 6। अब इसमें विकर्ण बताना है। तो विकर्ण बोलिए, यहां से लेंगे तो ऐसे ना मिला, 6 तो नहीं आया, कोना कोनी तो गया नहीं, तो इसमें हमारे पास विकर्ण नहीं बना। अब इस दोनों से मतलब क्या हुआ, क्या हम समझे, तो देखिए विकर्ण आव्यूह, विकर्ण जब भी बनेगा तो ऐसा मैट्रिक्स में बनेगा जो एक वर्ग आव्यूह होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मतलब रो और कॉलम बराबर होगा। अगर रो कॉलम बराबर नहीं है तो उसमें विकर्ण आव्यूह नहीं बन सकता है। ठीक है, यानी विकर्ण आएगा ही नहीं उसमें। तो हमारे पास यहाँ से सीधा सीधा डेफिनेशन अगर पूछा जाए, विकर्ण आव्यूह किसको बोला जाएगा, तो विकर्ण आव्यूह हमारे पास क्या होता है, तो यह एक वर्ग आव्यूह है। ठीक है, यह एक वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसमें ये विकर्ण वाला जो अवयव होगा, इस विकर्ण पर जो अवयव होगा, इस अवयव को छोड़कर बाकी जितना भी अवयव होगा वह सब क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, नाम में ही है विकर्ण, सिर्फ विकर्ण में ही अवयव होगा।
उसके अलावा बाकी क्या होगा, बाकी सब का सब जीरो होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से अगर बात करेंगे कि सर यहाँ से अब बताइए आप कि विकर्ण अवयव जो होगा क्या होगा, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखिए हमारे पास क्या है, तो ए बराबर 1 0 0 3। तो देखिए ये जो विकर्ण वाला अवयव है इसको छोड़ करके बाकी सब का सब क्या है, जीरो है। तो ये क्या कहलाएगा, विकर्ण अवयव कहलाएगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, b बराबर 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो देखिए ये वाला अवयव को छोड़कर, विकर्ण वाले को छोड़कर बाकी सब क्या है, जीरो है। तब विकर्ण वाले को छोड़ करके बाकी सब जो हो गया जीरो हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव बोलेंगे। ठीक है, यानी सिर्फ विकर्ण वाला अवयव होगा, बाकी सबको छोड़ देना, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव। अब इसी से एक और आ जाता है, इसी से एक और आ जाता है, क्या चीज, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हिंदी में बोला जाता है तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। इसी को यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसी को यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। हिंदी में एकक अवयव कहा जाता है। और ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में यूज होगा। ठीक है, तो देखिए ये होता क्या है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे पहले देखिए इसको जो लिखा जाता है आई से लिखा जाता है, आई से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। ठीक है, इसको किससे लिखा जाता है, आई से लिखा जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक अवयव। तो नाम देखिए कितना खतरनाक है, तत्समक, उससे अच्छा आइडेंटिटी, सीधा आई लिखते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है, तो ये एक ऐसा विकर्ण अवयव है जिसका विकर्ण वाले अवयव एक होता है। ठीक है, एक होगा, सब जगह वन होगा, तो उसी को क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक अवयव। तो आई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल, तो 1 0 0 1। तो देखिए इसमें हमारा जो है ये वाला 1 है ना, इसके अलावा सब जीरो है, यानी ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, विकर्ण अवयव है। अब विकर्ण वाला अवयव कितना है, एक है। इसी तरह से आई बराबर दूसरा एग्जाम्पल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ देखिए ये डायगोनल वाला विकर्ण वाला अवयव, विकर्ण वाला अवयव एक है और बाकी सब क्या हो गया, जीरो हो गया, नहीं हो गया। तो इसका ऑर्डर क्या बोलेंगे, तो सर ये ऑर्डर है 2 गुना 2। इसका ऑर्डर क्या बोलेंगे, 3 गुना 3, नहीं हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आई का मान क्या होता है। तो आई का मान क्या हो गया आपका, ये दोनों आपको एकदम ध्यान में रखना है, ये 2 कोटि का है और ये 3 कोटि का है, इस दोनों को एकदम ध्यान से रखिएगा, दोनों आपको क्वेश्चन आगे यूज होगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए एक बार, उसके आगे फिर हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है हम लोग का कौन सा, मिटा दे इसको, चलिए एक और आपको याद रख लेना है बहुत सारा, लेकिन उतना आपको अभी क्रैश कोर्स में उतना है नहीं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट आता है जीरो मैट्रिक्स, जिसको बोला जाएगा शून्य अवयव, जिसको क्या कहा जाएगा, शून्य अवयव। नाम में ही देखिए जीरो है, जीरो का मतलब क्या हुआ, शून्य हो गया, जीरो हो गया। तो ऐसा अवयव जिसमें सब का सब अवयव क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, सब का सब जीरो होगा, एक भी कोई दूसरा अंक नहीं होना चाहिए। जैसे हम बोल दिए ए बराबर 0 0 0 0, जैसे हम बोल दिए b बराबर
0 0 0 0 0 0 0 0 तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब आपका 0 0 0 0 ये सब क्या हो जाएगा, ये सब आपका शून्य अवयव कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ बोलिएगा सर इम्पोर्टेंट बात क्या है, तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसको या इसे ओ से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, ओ से लिखते हैं। कहीं भी अगर आपका रहेगा ओ लिखा हुआ तो समझ जाना है कि उसको हम किस चीज से लिखे हैं, ओ से। तो ये आपका शून्य मैट्रिक्स है। ठीक है, ये एकदम ध्यान में रखना है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब जाते हैं नेक्स्ट बात जो आपका एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में आपका इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चंस, तो देखें। समान अवयव, या आप इसको बराबर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। तो देखिए नाम में ही है इक्वल, बराबर, तो दो अवयव आपस में बराबर होगा। कब होगा, आप खुद जानते हैं कि सर मैट्रिक्स में जो जो चीज़ें सब चीज़ सेम होना चाहिए। तो मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, तो तीन चीज मेन होता है, उसका रो होता है, कॉलम होता है और उसका अवयव होता है। यानी पंक्ति हो गया, स्तंभ हो गया और अवयव हो गया, ये तीनों सेम टू सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स या समान अवयव। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ए बराबर 1 2 3 4, अब बी बराबर 1 2 3 4। अब देखिए हमारे पास इस मैट्रिक्स में कितना रो है, तो एक दो, दो गो रो है। इसमें कितना रो है, तो एक दो, दो ठो रो है, तो बराबर हो गया सर, पंक्ति की संख्या बराबर हो गया। इसमें दो पंक्ति है, इसमें भी दो पंक्ति है, बराबर हो गया। अब उसके बाद इसमें कितना स्तंभ है, एक दो, इसमें स्तंभ एक दो, सर स्तंभ की संख्या भी बराबर हो गया, तो दोनों तो बराबर हो गया। तो इतना पे नहीं रुकना है, आगे इसका अवयव को भी मिलाना है। तो अवयव अब मिलाते हैं। यहाँ पर देखिए पहला एक था, यहाँ भी एक है, दूसरा दो था, यहाँ भी दो है, तीसरा यहाँ तीन था तो यहाँ भी तीन है, चौथा यहाँ चार है तो यहाँ भी चार है। हाँ सर सब चीज़ मिल गया। तो अगर मिल गया तो इसी को क्या कहा जाएगा, इक्वल मैट्रिक्स या समान अवयव बोलेंगे। अब इसी से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या रहेगा, तो क्वेश्चन देखिए, आपको ध्यान से देखिए, एकदम आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। यदि वन टू थ्री फोर बराबर एक्स वाई जेड ए हो तो ए बराबर क्या होगा, एक्स बराबर क्या होगा, वाई बराबर क्या होगा, जेड बराबर क्या होगा। बोला यदि ये दोनों अवयव बराबर है, बीच में देखिए बराबर का साइन दिया हुआ है, तो बराबर हो गया। अगर ये दोनों बराबर है तो आपको एक्स वाई जेड और ए का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो एकदम मिलाइए, पहला वाला कौन है यहाँ ए, यहाँ कौन है एक्स, तो एक्स बराबर कितना हो गया 1। दूसरा यहाँ कौन है 2, यहाँ कौन है तो वाई बराबर हो गया कितना 2। तीसरा यहाँ कौन है 3, यहाँ कौन है जेड, तो जेड बराबर हो गया 3। चौथा यहाँ कौन है 4, यहाँ कौन है ए, तो ए बराबर हो गया 4। तो यही आपका क्या हो गया आंसर, यह हो गया। तो दो मैट्रिक्स आपस में अगर बराबर होगा तो ऐसे करके बराबर करके सॉल्व कर देना। ठीक, कभी कभी इसी में क्या होता है समीकरण के रूप में दे देगा और तब जाके आपको सॉल्यूशन पूछा जाएगा, बताइए एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन इसका लिखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन हम लिखते हैं।
इससे क्वेश्चन एकदम पूछा जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। x प्लस वाई आई प्लस जेड टू वाई बराबर 6 2 5 8, ये आपको दिया हुआ है और बोला गया बताइए एक्स वाई जेड का मान क्या होगा, ठीक है। ये दोनों आपको बराबर दिया हुआ है, दो आव्यूह बराबर है, बोला एक्स वाई जेड का मान बताइए क्या होगा। तो देखिए मिलाएंगे, बराबर है तो आंसर स्टार्ट किए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है ये, ठीक है, और 2 नंबर में भी पूछा जाता है, दोनों ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ बोलिए हमारे पास ये दोनों आपस में किसके बराबर होगा, x प्लस वाई 6 के बराबर, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 6। दूसरा ये वाला किसके बराबर होगा, तो सर ये 5 के बराबर, तो लिखेंगे हम 5 प्लस जेड बराबर 5। और तीसरा ये वाला किसके बराबर होगा, तो सर 8 के बराबर, तो y बराबर 8। दो तो 2 के बराबर है ही, उसको तो कुछ करना नहीं है। अब देखिए y का मान 8 हो गया, तो इसमें रख दीजिए, तो यहाँ रखेंगे तो x प्लस 8 बराबर 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 माइनस 8, तो यहाँ से x बराबर आ गया -2, नहीं हो गया। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो ये z रह गया इधर, अब 5 उधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 5, तो z बराबर कितना हो गया 0। तो बोलिए एक्स वाई जेड का मान, सबका मान आ गया, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, ठीक है। इसका मान ले लेते हैं 957, ये आपका दिया हुआ है और बोला गया बताइए एक्स वाई जेड का मान क्या होगा, ठीक। समीकरण बताइए, ये वाला पहला इसके बराबर होगा, तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, नहीं हो गया, ठीक। दूसरा क्या लिखेंगे, तो सर x प्लस वाई बराबर 5। तीसरा क्या लिखेंगे, y प्लस जेड बराबर 7, लिख दिए। अब सॉल्व करते हैं, बोलिए x प्लस वाई का मान 5 है, तो x प्लस वाई का मान यहाँ अगर इसका मान 5 रख दे, तो प्लस में जेड बराबर 9 होगा, तो यहाँ से बोलिए जेड बराबर कितना हो गया, तो सर 4 हो गया, जेड का मान आ गया। अब सोचिए इस जेड का मान यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ से y रह गया, अब प्लस जेड का मान 4 बराबर 7, तो यहाँ से बोलिए y बराबर कितना आ गया सर 3 हो गया, नहीं हो गया। अब इस y का मान यहाँ रख देते हैं, तो x रह गया, y का मान 3 बराबर हो गया 5, तो यहाँ से बोलिए x बराबर कितना हो गया 2 हो गया, तो नहीं आ गया मेरे पास आंसर तीनों। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भारी है, कम फटाफट आंसर आ जाता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, क्वेश्चन है आपका, बोला यदि ए बराबर ए आई जे
m इंटू n, एक वर्ग आव्यूह है तो, ठीक। इफ ए बराबर इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन, यानी ये जो है एक वर्ग आव्यूह है तो कौन सा सही होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला m ग्रेटर देन n, दूसरा m लेस देन n, तीसरा m इक्वल टू n, चौथा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये आपका ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। तब देखिए ये जो अंदर में लिखा हुआ है ना, अंदर में ये लिखा हुआ है क्या चीज, अवयव का नाम। जो भी अवयव होगा इसी रूप में होगा, ये तो बताएं आपको स्टार्टिंग में। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है नीचे में, ये क्या चीज लिखा हुआ है, ये इसका ऑर्डर लिखा हुआ है, कोटि लिखा हुआ है। क्या चीज लिखा हुआ है, कोटि, ऑर्डर लिखा हुआ है। और क्या बोल रहा है कि ये जो है एक कैसा मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो तुरंत देखने से पता चल गया क्या चीज, कि अरे भैया ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसा रो और कॉलम बराबर होता है, ठीक। और रो और कॉलम कहाँ से पता चलेगा, तो उसके ऑर्डर से पता चलेगा। तो हमारे पास देखिए ये जो m है इसका रो है, रो मतलब पंक्ति हो गया। और ये जो आपका n है ये क्या चीज है, कॉलम है। और कॉलम मतलब स्तंभ हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, तो ये दोनों सर बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि यह एक वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी m और n क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। हो गया, तो भारी है बताइए, कितना आसान है, देख लीजिए एक बार ध्यान से। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये हमारे पास जो है, तो अब हम लोग 2 तरीका का क्वेश्चन बता चुके हैं। मतलब ऐसा भी आ गया, बराबर मैट्रिक्स होगा उससे भी बन जाएगा, जोड़ घटाव पूछेगा वो भी बन जाएगा, ठीक। अब एक चीज और बताते हैं अब गुना करने के लिए, और ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिना इसका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आगे इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। जैसे बोला a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 5 6 7 8। ये अब देखिए आपको निकालना है a गुना b। तो आपको क्या बोला कि a गुना b इसका मान क्या होगा, या b गुना a इसका मान क्या होगा। अब यहाँ बहुत बच्चा बोल दीजिएगा सर a गुना b गुना a तो बराबर होना चाहिए। तो नहीं, ये मैट्रिक्स है, इसमें नहीं होगा। नॉर्मल मैथ में हम लोग करते हैं a गुना b गुना a बराबर, लेकिन इसमें नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि बराबर हो भी सकता है बराबर, ठीक है। बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बराबर होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है।
या बराबर नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है, हो भी सकता है बराबर, नहीं भी हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो पहली बात हम लोग को यहाँ जानना होगा कि सर गुना करने के लिए क्या जरूरी है। ठीक है, गुना करने के लिए क्या जरूरी है। तो देखिए ध्यान से, जैसे हम यहाँ पे हम लिख देते हैं दो अवयव के गुणनफल के लिए आवश्यक बातें, दो मैट्रिक्स के गुना के लिए जो इम्पोर्टेंट बात होगा, वो इम्पोर्टेंट बात हमारे पास क्या है, तो एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या चीज़ हम लोगों को जरूरी है। ठीक है, जैसे हम बोले ए गुना बी चाहिए। ठीक, क्या चाहिए, ए गुना बी। तो मान लेते हैं ए का ऑर्डर कितना है, तो m गुना में n है। तो b का ऑर्डर कितना है, तो p गुना में q है। ये हम मान लिए ऑर्डर है इसका। ठीक है, अब ये दोनों आपस में गुना कब होगा, तो पहले वाले का कॉलम की संख्या और दूसरे वाले की रो की संख्या, ये आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर होगा तभी गुना हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, यानी ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी पहले वाले, देखिए आगे वाला है ना ए का ये है, तो ये हो गया पहला अवयव का स्तंभ, स्तंभ मतलब कॉलम। अब बराबर होना चाहिए क्या चीज, तो दूसरे अवयव का क्या चीज, पंक्ति। पंक्ति मतलब क्या चीज हो गया, रो। ये बराबर होगा तभी गुना हो सकता है, नहीं तो नहीं। बाकी जो दो गो बच गया वो कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो गुना नहीं हो सकता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोगों का एक बात और ध्यान में रख लेना है, क्या चीज, तो देखिए गुना करने के बाद, गुना करने के बाद प्राप्त अवयव का, प्राप्त अवयव का कोटि क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, जैसे ए और बी को गुना करेंगे, तो ए और बी को गुना करने के बाद जैसे हम यहाँ पर ए का मान लिख देंगे और गुना में यहाँ पर बी का मान लिख देंगे और आपस में ये गुना होगा। तो गुना करने के बाद कोई ना कोई तो मैट्रिक्स बनेगा ही, गुना करने के बाद कोई ना कोई तो मैट्रिक्स बनेगा ही। तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, उसका कोटि क्या होगा, तो ये कोटि आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जैसे पहले वाले का ऑर्डर हम बोल दिए क्या चीज, तो m गुना n है। तो दूसरे वाले का n गुना p ले लिए। अब बोलिएगा सर यहाँ n क्यों लिए, क्योंकि हम आपको बताए कि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो, यानी पहले वाले का स्तंभ और दूसरे वाले का पंक्ति बराबर होना चाहिए, इसलिए बराबर लिए हैं। ठीक, अब ये गुना करने के बाद ये दोनों जो बराबर है इसको छोड़ दीजिए, बचा क्या, कितना, तो ऑर्डर में देखिए हम पहले रो लिखते हैं ना, बाद में ना कॉलम लिखते हैं। तो पहले रो की संख्या मतलब पंक्ति की संख्या, अब बाद में कॉलम की संख्या मतलब स्तंभ की संख्या। तो इसमें कितना पंक्ति है, m, तो ये m बचा हुआ है। अगुना कितना है स्तंभ, तो ये p, तो ये लिख दिए। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। सीधा सीधा सिंपल, नहीं समझ में आएगा सीधा सुनिए,
बीच वाले का छोड़ दीजिए, दोनों बराबर रहेगा, तो ये और ये दोनों को लिख दीजिए, यही आपका क्या है, ऑर्डर है। इससे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है। क्या चीज क्वेश्चन रहता है, तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन हम लिखे, यदि A 2 गुना 3 तथा B 3 गुना 4 कोटि का अवयव है, तो AB की कोटि क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए A का ऑर्डर दिया हुआ है कितना, तो 2 गुना 3। B का ऑर्डर दिया हुआ है कितना, 3 गुना 4। आपको निकालना है किसका, AB का कोटि। ठीक, तो बोलिए A का कोटि कितना है, 2 गुना 3। B का कोटि कितना है, 3 गुना 4। तो देखिए दोनों का ये वाला बराबर है ना, तो इसको छोड़ दीजिए, बच गया कितना, तो बच गया आपका 2 गुना में 4। तो यही इसका कोटि हो गया, यही आपका आंसर हो गया। नहीं हो गया? तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको आंसर लगाना है। कितना आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऑर्डर। और ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें बहुत दिमाग खराब होता है, इसको समझा हुआ रहेगा तभी आप बना सकते हैं, जितना इसमें बताएं ना उसी को। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा गुना कर लेते हैं। तो गुना करने में थोड़ा सा सिखा देते हैं एक ठो, और आज एक ठो बताते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कल फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए ध्यान से, ए का मान बी का मान दिया हुआ है, ए बी निकालना है। तो ए बी, अब देखिए यहाँ पहले कौन है ए, तो पहले ए का मान लिखेंगे 1 2 3 4। अब फिर कौन है बी, तब बी का मान रखेंगे 5 6 7 8। उल्टा पुल्टा नहीं लिख देना, ये नहीं कि पहले बी लिख देना, ऐसा नहीं करना है। पहले ए है तो पहले ए लिखेंगे, फिर बी है तो फिर बी लिखेंगे, उल्टा पुल्टा नहीं करना है। अब गुना जो करेंगे तो देखिए ध्यान से, इस पहला लाइन को लेना है। ठीक है, इस पहला लाइन को लेना है और एक एक करके इससे गुना करना है। पहले इससे गुना करना है, पहला वाले को पहला से, दूसरा वाले को दूसरे से, और सबको जोड़ना है। जैसे 1 गुना में 5 प्लस 2 गुना में 7, ये जोड़ दिए, इससे हो गया। अब इससे गुना करना है, इससे, पहला वाला हो गया, अब इससे गुना करना है। तो कहाँ लिखेंगे, इसके जस्ट बगल में इधर, क्योंकि देखिए इस लाइन के बाद ना आए तो इसलिए यहाँ। तो 1 गुना में 6 और 2 गुना में 8, तो प्लस करना है, नहीं हो गया। तो इस लाइन का, इस रो का, इस पंक्ति का, इससे इससे दोनों से कर दिए। अब इसका काम खत्म। अब किसका करेंगे, अब इसको करेंगे। ठीक, किससे, तो पहले फिर इससे करेंगे। अब कहाँ लिखेंगे, तो देखिए अब नीचे ना आ गए, तो नीचे वाले में, तो फिर से पहला वाले को पहले से, 3 गुना में 5 4 गुना में 7, अब प्लस करना है। अब इससे 3 गुना में 6 प्लस 4 गुना में 8, बस हो गया काम, और तो कोई है नहीं, बस काम खत्म। अब इसको जोड़ घटाव कर दीजिए जो भी है, 5 एकम 5 और 7 दूना 14, 14 5 19 हो गया। 6 एकम 6, 8 दूना 16, 16 6 22 हो गया। 5 दिया 15 और 28, 28 10 38, 5 43, और 6 दिया 18 और 32, 32 और 40 10 50। तो ये आपका हो गया आंसर। ये गुना करके हम लोग लिख दिए। ठीक है, तो ये 2 बाय 2 ऑर्डर का है, यानी 2 रो 2 कॉलम वाला है, 2 पंक्ति स्तंभ वाला है। इसमें थोड़ा सा बड़ा भी आपको ध्यान में रखना है, 3 रो 3 कॉलम, फिर कुछ स्पेशल आता है 1 रो 1 कॉलम वाला, सब ऐसा सब भी आता है। तो वो सब भी आपको इम्पोर्टेंट है, उस सब को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नहीं ध्यान में दीजिएगा तो वो दिक्कत होगा आपको सॉल्व करने में, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो कल हम लोग जो है गुना वाले ही सीखेंगे कि गुना कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का 2 ऑर्डर वाला, 3 ऑर्डर वाला, 3 तक ये, 4 नहीं है, क्योंकि 4 वाला आपका ग्रेजुएशन में चले जाता है। ठीक, तो यहाँ तक समझ गए।
तो इसके आगे हम लोग कल गुना वाला करेंगे और फिर हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इतना हम लोग रखते हैं और एकदम अच्छे से ध्यान में रखिएगा इसको, सारा क्वेश्चन हम एकदम बोर्ड एग्जाम का ही करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, बाय।